मतलब आपने बोला गया तो एमबीबीएस छोड़ के सीबीएस में आने का सोचा है। Then when I was in my 6th semester, मुझे बार्क में मिला। इतने स्ट्रेंजर्स के बीच में मैं केरल से, और मैं हिंदी में भी इतनी अच्छी नहीं थी अभी भी, सॉरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो। लेकिन आपने यूनाइटेड किंगडम यूके ही क्यों चूज किया और उसके अलावा दूसरी भी कंट्रीज के जैसे? तुम जानते हो अभी 2025 में नोबेल प्राइज मिला, तो वही मेरा मास्टर्स थीसिस का टॉपिक था। तो सबका ना अलग अलग है, तो मेरा केस थोड़ा अलग है बिकॉज यू नो आई हैव माय हस्बैंड विथ मी। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के पैशन को फॉलो ना करे ऐसा नहीं बोलता, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि यू नो द टैग ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो आईआईटी में पढ़ के बीच में रोक दिए हैं स्टडीज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो तुम सोचो सीबीएस कितना चिल है और कितने अच्छे लोग हैं, तो मेक यूज ऑफ इट। तो हेलो सीबीएसइयंस, आज हम बात करने वाले हैं स्नेहा सुरेश दीदी से जो अभी यूके में अपना पीएचडी कर रही है। तो कैसे हैं दीदी आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसा है? हम लोग भी सब बढ़िया है। तो दीदी आपका घर बेसिकली कहाँ? आप रायपुर से तो नहीं हो, मतलब छत्तीसगढ़ से भी नहीं हो, आप बाहर से ही हो ना, साउथ इंडिया तरफ से। कहाँ से हो आप? मैं केरला से हूँ। केरला से। तो सीबीएस में मैंने एक एग्जाम लिखी थी, नेस्ट नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट करके 12th के बाद, तो उसके थ्रू मुझे ये एडमिशन मिला। जैसे छत्तीसगढ़ वाले ईएसटी लिखते हैं ना, ईएसटी लिखते हैं। तो उसके थ्रू मिला था, तो आई जॉइंड। तो दीदी आपके पास और कोई ऑप्शन रहा होगा सीबीएस के अलावा, क्योंकि जब आप आए तो सीबीएस नया ही था, शायद 2 ही साल हुआ था मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, हम लोग का थर्ड बैच था। हाँ, हाँ। मुझे एडमिशन तो मिला था। मैं एक्चुअली ड्रॉप ली थी 12th के बाद। फिर एक साल ड्रॉप के बाद आई रोड, लाइक ऑब्वियसली लाइक ऑल इंडियन स्टूडेंट्स, सारा एंट्रेंस एग्जाम लिखी थी। और फिर नीट, एम्स, फिर मैं मतलब नीट के लिए ड्रॉप ली थी। फिर उसके बाद ये नेस्ट सारा लिखी, एंड आई गॉट लाइक कर्नाटका में उस टाइम में कॉमेट के करके था, लाइक फॉर एमबीबीएस बीडीएस। तो कर्नाटका में मुझे बापूजी कॉलेज में मिला था। सो और वहां पे भी मिला और ये सीबीएस में भी मिला। तब तो मैं वहाँ एमबीबीएस सोची, मिल गया था आपको? हाँ लास्ट ऑप्शन। ओके। तो वो भी मिला था, ये इंटीग्रेटेड एमएससी भी। तो वहां पे मैंने एक्चुअली ज्वाइन की थी, फीस भी भरी, ज्वाइन की। मैं जब कर्नाटका में वो कॉलेज में खड़ी थी तब मुझे ये ईमेल आया सीबीएस से कि यू नो यू कैन, ऐसा एक ऑप्शन है तुम्हारे पास सिलेक्शन के लिए आना है करके। तो मैंने सोची कि दोनों करियर वाइज, और मैं बहुत सोची वहां खड़े होके। तो मेरी मम्मी भी बोले कि या यू, मतलब तुम अभी डिसाइड करो तुमको वो चाहिए या ये, बिकॉज फीस भर रहा है। तो इट वॉज अ क्रूशियल पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सो मैं सोची, फिर मुझे लगा कि इंटीग्रेटेड एमएससी, बिकॉज मुझे साइंस ज्यादा पसंद था। लाइक लाइक मोस्ट ऑफ द किड्स उन लोग ड्रॉप इसीलिए लेते हैं ना, मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ तो हाँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं। बस हाँ, जब ड्रॉप ली तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार बाकी लोग मतलब बचपन से ही डॉक्टर बनना ऐसा था, बट आई वॉज नॉट दैट, यू नो। मुझे इतना वो इंटेंस गोल नहीं था कि डॉक्टर ही बनना। सो आई वॉज लाइक ओके, मतलब डॉक्टर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो कंपेयर करके मुझे लगा दिस इज गुड, इंटीग्रेटेड एमएससी एंड साइंस पसंद है, तो मैंने ये चूज की। फिर मैं वो छोड़ दी और यहाँ पे आई। ओके, मतलब आपने बोला गया तो एमबीबीएस छोड़ के सीबीएस में आने का सोचा है। एक्चुअली सीबीएस इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। हाँ। तुम सोचो, वो एक्चुअली एनआईटी रायपुर में भी देखे थे एरिया के लिए टू स्टार्ट यू नो दिस इंस्टीट्यूट, बट उन लोग को उस टाइम में नहीं मिला जगह, इसीलिए पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में हुआ। एंड ऑल्सो ये कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, फिर वो बंद हो गया। एंड आई थिंक फिर सेकेंड बार ये स्टार्ट हुआ, फिर फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, फिर हम लोग थर्ड बैच आए, फिर अभी तुम लोग भी कर रहे हैं।
हाँ, अभी के टाइम के हिसाब से ऐसा हो जाता है ना, सिर्फ लोगों को दो ही चीजें दिखती है कि स्टूडेंट्स को खासकर कि अगर वो मैथ्स वाले हैं तो JEE IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एग्जैक्टली। बायोलॉजी वाले तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आपने वो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, उसके बावजूद आपने बेसिक साइंस चूज किया, तो वो एक बड़ी बात है अभी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए हाँ, तो। मतलब इसका दूसरा साइड भी है। लाइक यू कैन, ठीक है, तुमको एमबीबीएस नहीं मिला, तुम सैड हो और यही मिला इसीलिए आए, बट उसके बाद भी तुम पॉजिटिवली सोच सकते हो, जैसे कि आईसर और आईआईटीज हाँ में भी अभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। एंड फिर नाइसर भुवनेश्वर, देयर इज सीबीएस इन मुंबई, सीईबीएस, सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, सेम हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट मुंबई में है। CEBS मुंबई। यस, और अभी केरला में भी कुसैट करके एक यूनिवर्सिटी है, सो दे हैव स्टार्टेड दिस इंटीग्रेटेड एमएससी, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स, क्योंकि यस। बाहर भी वी आर गेटिंग ऑनर्स, मतलब नॉर्मल बैचलर्स मास्टर्स डिग्री नहीं है ये, ऑनर्स मिलता है ना, तो इट्स इजियर टू स्ट्राइव अमंग अदर स्टूडेंट्स। मतलब कंपटीशन तो हर फील्ड में है, बट हमारे कोर्स इज वेरी गुड। मुझे तो ऐसा ही लगा था। आई वॉज नेवर लाइक सैड और डिप्रेस्ड कि यार यहाँ आना पड़ा, नहीं, मतलब पर मैं देखी हूँ मेरे बैच के बाकी स्टूडेंट कि आईआईटी नहीं हुआ इसलिए आना पड़ा, या बट इट वाज नॉट, मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था। तो दीदी, जो पहले एंट्रेंस एग्जाम जैसे आप बता रहे हो कि नेस्ट के थ्रू आए हो, यहाँ EST होता था, तो या EST के लिए 40 सीट्स थे, और नेस्ट के लिए और कोई एक्स्ट्रा सीट था क्या CBS में? हाँ, आई थिंक 10, कुछ, आई डोंट एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, बट कुछ परसेंटेज फॉर नेस्ट एंड बाकी परसेंटेज फॉर ईएसटी ऐसा था, और स्कॉलरशिप भी था, हम्म। तो तुमको भी मिल रहे होंगे अभी भी। हाँ, सो स्कॉलरशिप तो है। है तो या दैट्स एन, वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि स्कॉलरशिप हाँ मिल रहा है, तो हाँ। वो मेरे लिए भी एक पॉइंट था। और बट कोर्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था उस टाइम, बिकॉज मैं कंपेयर करके हाँ। देखी बाकी लाइक आईसर और जो भी हम्म। इंटीग्रेटेड मास्टर, सो एक्चुअली आवर कोर्स इज वेरी वेरी गुड। तो आपके बैच में नेस्ट के थ्रू सिर्फ आप ही आए थे कि और कोई कैंडिडेट थे दीदी, और कोई हाँ, स्टूडेंट्स नहीं थे? नहीं, तो जब मैंने आई रायपुर, तो सीबीएस, तो दो और लोग थे, अजय और क्रिस्टी, वो लोग भी केरला से ही थे, तो दैट हम्म। वाज अ वेरी कोइंसिडेंस कि वो लोग भी केरला से थे, मैं भी आई थी, और हमारे फैमिली भी मिले एक दूसरे से। और वहां पे सुबिन भैया थे जो हमारे एक वो भी मलयाली था, तो हम तीन लोग नेस्ट से आए थे, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिला कि ओके, मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, तो दीदी, इसीलिए जैसे शायद। यहाँ अभी अभी ऐसा हो जा रहा है कि ज्यादातर जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे जो हैं, थर्ड ईयर बाद, बैचलर्स के बाद ना यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। एक तो अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसा है कि बस बैचलर्स करना है और यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। तो आपके भी माइंड में ये थॉट आया रहा होगा बैचलर्स के बाद कि चलो मैं किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपना मास्टर्स करती हूँ, या जैम हो गया, गेट बी हो गया, या जो जो भी एग्जाम होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसका मैं प्रिपरेशन करती हूँ करके, तो किया आपने ऐसा कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब ना, मेरा कैसा था, मुझे हमेशा से रिसर्च फील्ड में पैशन था। आई लव हम्म। टू वर्क इन द लैब एंड मुझे अच्छा लगता था, तो पीएचडी तो क्लियर था कि मुझे करना है, बिकॉज हम्म। बैचलर्स में मैंने इंटर्नशिप्स की थी, तो मतलब आई थिंक दो रास्ता है, एक तो तुम अगर निकलना चाहते हो तो आईआईटी जैम, मैंने तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी उसके लिए, तो जैम के थ्रू निकल जाना, ये तो बहुत इंडिविजुअल पर्सनल डिसीजन होता है। तो मेरे लिए क्या था कि मुझे इंटर्नशिप्स का अपॉर्चुनिटीज मिला, जैसे सीएसआईआर लैब, मेरे फोर्थ सेमेस्टर में मैंने सीएसआईआर CMERI वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, वहां पे मैंने की थी। उसके बाद IAS, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, उसके तो मैंने अप्लाई करती रहती थी उस वेबसाइट में, तो उसमें दो ऑप्शंस है, लाइक नॉर्मल समर रिसर्च फेलोशिप एंड द सेकेंड वन इज फॉर आई थिंक, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ना वो सेकेंड ऑप्शन भी
मतलब मिल जाता है बिकॉज इट्स फॉर बैकवर्ड हाँ। स्टेट्स आई थिंक। हाँ, तो द ऑप्शंस तो मुझे पहले वो CSIR लैब में मिला। देन व्हेन आई वाज इन माय 6th सेमेस्टर मुझे बार्क में मिला। पर उस टाइम कोविड था तो मैं जा नहीं पाई, बट स्टिल वो काम चला, फिर ऑनलाइन हम लोग काम किए, पेपर भी पब्लिश हुआ। तो मे बी लक, I got like two times. I got two times like selected through IAS and internships मिला। तो क्या हुआ कि मेरा जैम रुक गया, तो I couldn't हाँ। do both क्योंकि CBS में भी सिलेबस वो क्लासेस और एग्जाम्स चल रहे थे और हम्म। यू नो वो इंटर्नशिप भी, तो उसके बीच में जैम के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। पर इंटर्नशिप्स मैंने बहुत अच्छे से की और दोनों जगह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, तो मुझे ज्यादा समझ में आया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मतलब आई रियली वांट टू डू परस्यू PhD। तो ये क्लियर था हाँ। कि PhD तो करना ही है। अब मतलब इंटर्नशिप के टाइम आपको और अच्छे से समझ आ गया और इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ बोला जाए तो, कि हाँ एग्जैक्टली। पीएचडी में जाना है। तो दीदी आपने पूरा 5 साल यहाँ पढ़ाई की है, और उसके हाँ। बाद आप पीएचडी के लिए आप चाहते तो इंडिया में भी कर सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे हाँ। इंस्टीट्यूट यहाँ भी है, लेकिन आपने of- यूनाइटेड किंगडम यूके ही क्यों चूज किया, और उसके अलावा दूसरी भी कंट्रीज के जैसे विद्या दीदी या बाकी सीनियर्स अभी न्यूयॉर्क में है या yeah। नीदरलैंड में है, तो वो सब आपने हम्म। क्यों चूज नहीं किया? हम्म। तो मेरा ना एक्चुअली ऐसा मैं बहुत स्टर्न डिसीजन नहीं था कि मुझे तो बाहर ही जाना है। एक्चुअली आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड माय PhD इन इंडिया, इन पुणे, CSIR NCL में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। सो हम्म। वहां पे मैंने 1 साल ऐसा प्रोजेक्ट एसोसिएट काम की एंड देन आई ऑल्सो पब्लिश्ड द फर्स्ट ऑफ द पेपर। तो CSIR लैब्स में ना ऐसा भी एक ऑप्शन, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, बट they have this option that if you work for 1 year as a project associate and can publish a first of the paper, you can convert it into a PhD। तो मैंने ऑलमोस्ट, हाँ, तो मैंने ऑलमोस्ट मतलब पेपर भी कंप्लीट की एंड पब्लिश भी, मतलब इन प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द पेपर ऐसा था। और हम्म। मैं तो सोच रही थी उधर करती हूँ PhD करके। हम्म। So meanwhile, because of peer pressure बोल सकते हैं, I had a lot of friends in NCL, so they were also applying abroad, and of course विद्यादी is a great inspiration। मैं तो उनको घर पे जाके भी देखी थी जब वो जा रहे थे न्यूयॉर्क। वो तो बहुत इंस्पायरिंग, मतलब उन्होंने बार्क में जाके इंटर्नशिप्स किए थे मास्टर्स में एंड पेपर पब्लिश किए। So I also started thinking like how can I also do very good in my professional space। So फिर मैंने ऐसे बहुत देखी and I got to know the advantages and disadvantages of PhD in India, PhD in abroad। हम्म। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि यार ओके, बाहर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाहर बेस्ट है इंडिया से, लाइक कंपैरेटिवली दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। वो कंप्लीटली मतलब तुम क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू वांट। तो मैं देखी तो वो NCL में मेरे फ्रेंड्स अप्लाई किए, तो मैंने ऐसे ही मतलब उन लोग अप्लाई किए करके मैंने भी अप्लाई की एंड आई वर्कड इन MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तुम हम्म। जानते हो अभी 2025 में नोबेल प्राइज मिला हाँ मेटल ऑर्गेनिक हाँ फ्रेमवर्क्स। हाँ 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 हाँ। हाँ, केमिस्ट्री में। तो वही मेरा मास्टर्स थीसिस का टॉपिक था। सो ऐसा यू करते नो थे। तो since I had these experiences, like so I had this 2 internships through Indian Academy of Science, then I did master's thesis project in JNCSR Bangalore, which हाँ was हाँ on MOF, metal organic framework। हाँ, वो फिर भी बहुत मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट है वो भी। हाँ, JNCSR में बहुत, हाँ मतलब ना मेरे आसपास ऐसे नेट जे आर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10th रैंक घूमते हाँ। थे तब। एंड आई हैव मैंने वो CNR राव सर को बहुत बार देखी वहां पे। वो ही इज द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो वहां पे भी तुमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है टू बी इन रिसर्च फील्ड। मतलब दोनों होगा, तुमको समझ में आता है कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वो डिस्टिंग्विश करना कि करना है कि नहीं, वही तो फर्स्ट स्टेप है। तो
उसके बाद जैन CSR मॉफ, तो आई थिंक उसके वजह से मुझे ये वाला मिला। तो दिस वाज एक्चुअली, ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है, मैं सच में बोलूं तो। मैंने ऐसे लिस्ट बनाई फॉर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर यूनिवर्सिटीज, एंड आई डेंट हैव लाइक स्पेसिफिक कंट्री, लाइक मुझे यूएससी जाना है, यूके जाना है, यूरोप, ऐसा कुछ नहीं था। मैं प्रोजेक्ट्स का लिस्ट बनाई जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। आई वाज फोकसिंग इन मटेरियल्स केमिस्ट्री फील्ड। सो मैं ऐसे देखी और मैं ये प्रोजेक्ट देखी, मैंने ईमेल किए सर को कि दिस इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मुझे ऑलरेडी वो सिंथेसिस पता है बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस है, सिंथेसिस एप्लीकेशन सब। सो आई डिड फोटो कैटालिसिस, ये हाइड्रोजन स्टोरेज एप्लीकेशन। तो मैंने की वो, एंड ही रिप्लाइड टू मी, एंड देन फंडिंग के वजह से 1 साल कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। सो आई वॉज इन NCL, एंड इन बिटवीन आई वेंट टू IISc ऑल्सो, IISc बैंगलोर, मतलब मास्टर्स के बाद उधर गए। वहां पे भी फंडिंग नहीं था, तो ना मुझे 3-4 महीने ऐसे इंटर्नशिप भी करना पड़ा। तो बट मतलब वो सुपरवाइजर ऐसा थे कि ओके द फंडिंग इज कमिंग कमिंग, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं था। तो मैं 3-4 महीने के बाद छोड़ दी। उसके बाद मुझे NCL मैंने अप्लाई की, इंटरव्यू हुआ, एंड इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ। एंड वहां जब मैं काम कर रही थी तब मुझे सर का यहाँ UK से रिप्लाई आए। फिर ना फंडिंग के वजह से आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग हिम इन 2023। फिर 1 साल फंडिंग नहीं हुआ, तो इट वाज अ स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर मी। उसके बाद फिर 2024 में इन्होंने वापस मुझे मैसेज किए कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, आई हैव फंडिंग करके। हाँ, कि तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिए, लाइक प्रेजेंटेशन, कि जो भी मेरा रेस्यूमे CV जितने वो 5 इयर्स में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस और व्हाटएवर, फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, एंड देन फाइनली ले लिए, एंड देन फिर आ गई। तो आपका बोला जाए तो PhD वहां शुरुआत मेल के थ्रू ही हुआ है, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया अपने गाइड से? हाँ, सो देयर आर वेबसाइट्स जैसे कि findaphd.com, जानते होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, findaphd.com। नहीं पता रहता, ये भी बता दीजिए अच्छे से। अच्छा तो अच्छा, तो ऐसे तो मतलब द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर PhD पोजीशंस इज मास्टर्स। जब तुम एंटर करोगे ना फर्स्ट ईयर, तभी से मतलब देखना चालू कर दो कि कौन से फील्ड तुमको इंटरेस्ट, मतलब कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। बिकॉज PhD स्पेसिफिक हो जाता है, ऐसा नहीं कि सब पढ़ना है। जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट फिर थर्ड सेमेस्टर में स्पेसिफिक चूज हो जाता है, तो PhD में और स्पेसिफिक हो जाता है। तो जस्ट फाइंड आउट विच एरिया यू आर इंटरेस्टेड इन, या तो मतलब किस एरिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मिलने का चांसेस ज्यादा है, तो वो सब प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। सो जैसे कि बायोलॉजी के लिए आई थिंक डिफरेंट टॉपिक पे डिपेंड करता है मोस्टली, कि तुम कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट हो और कौन से टॉपिक में तुम्हारा एक्सपीरियंस मिला है। तो देन इफ द अपॉर्चुनिटीज मतलब सेम एज व्हाट यू हैव गेन्ड, तो फिर वो रिलेटेबल है, तो तभी तो मिलेगा। मतलब ऐसे रैंडमली नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज यू हैव मतलब आपका जिसमें एक्सपीरियंस है उसमें मिलना ज्यादा मतलब इजी है। और अगर पेपर है तो बहुत ही अच्छा। तो पेपर है तो मतलब ऑब्वियसली जिनके पास पेपर नहीं है और जिनके पास पेपर है, तो कंपैरेटिवली जिनके पास पेपर है उन्हीं को लेंगे आई थिंक। नहीं तो तुम इतना एक्सेल करो इंटरव्यू में कि लेंगे। ठीक, मतलब हम बाहर भी अगर दूसरे कंट्री में PhD कर रहे हैं तो अपना रेज्यूमे स्ट्रांग रहना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स। और हम तो एक स्टेप आगे है बिकॉज आवर कोर्स इज ऑनर्स, जैसे मैं बोली इंटीग्रेटेड MSc। तो वो बाकी नॉर्मल कॉलेजेस से ऑनर्स का डिग्री है, तो वो वैल्यूएबल है बहुत। बस वो क्या बोलते हैं, यू शुड हैव दैट इन यू, लाइक मुझे बढ़ना है, मुझे पहुंचना है कहीं। मैं तो मतलब फर्स्ट ईयर से ये तो मुझे क्लियर था कि माइंडसेट वैसा बना के रखना है,
फिर सब हो जाता है। एक एग्जैक्टली। नॉर्मल से कॉलेज से भी कोई पढ़ता है ना दीदी, वो भी अच्छी जगह हम्म। पहुंच जाता है जब खुद से मेहनत करे तो। क्योंकि जैसे हम स्कूल में तो डिपेंडेंट रहते हैं टीचर्स के ऊपर कि प्रॉपर क्लास होगा, आके पढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। लेकिन कॉलेज में आके हम ऐसे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, तो ये नहीं होगा। मतलब थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ यू हाँ हैव ग्रोन अप, अभी स्कूल में नहीं है। हाँ। और फिर जितना जल्दी तुम वो रेस्पॉन्सिबल बनेंगे उतना अच्छा होगा, कि उतना लेस हम्म सफर करना होगा। हम्म। क्योंकि मतलब लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो जितना जल्दी तुम रेडी हो उतना आसानी से तुम आगे बढ़ सकते हो। हाँ दीदी, जितने भी और सीनियर से अभी मेरा बात हुआ है, सबने वही बोला है कि तुम कंप्लेन करने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढो और खुद ही ढूंढो। तभी तुम और चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे कि कहाँ कहाँ क्या होता है, कैसे किया जाता है चीजें। एग्जैक्टली, वही। मतलब वही ना, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, और फिलोसफी के लिए बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन। हाँ, नहीं तो मतलब जो तुम अभी कर रहे हो उसका रिजल्ट ही तो कल मिल रहा है। ऐसा हम्म, थोड़ी कि बैठे बैठे सब आएगा, नहीं। तुमको अगर अ, तुम अच्छे से जानते हो तुम क्या चाहते हो लाइफ से या प्रोफेशनली, जो भी डायरेक्शन से तुम, इफ यू नो व्हाट यू वांट, फिर उसके लिए मेहनत करो। फिर कल, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। मुझे तो वही लग रहा है, एटलीस्ट। दीदी तो जैसे आपने मेल किया, मेल के थ्रू आपका यूके में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ, तो उसके बीच में और कोई ऐसा प्रोसेस था, कोई एग्जाम दिया आपने वहाँ यूके जाने के लिए, वहाँ लैंग्वेज के लिए, ये सब क्या क्या हुआ? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा तुम तो। मुझे ना आईएलटीएस लिखना पड़ा, बिकॉज मेरे सुपरवाइजर ने बोले कि यू हैव टू प्रूव, इवन दो आई डिड माय स्टडीज इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, हम्म। फिर भी आईएलटीएस, आईएलटीएस या नो, टॉइफल नहीं था, आईएलटीएस ही था। यूके के लिए आईएलटीएस ही है मेजर एग्जाम। मेजर तो आईएलटीएस है ना, और शायद यूएस के लिए टोफेल है। आई थिंक, हाँ, विद्यार्थी ने टॉइफल दिए थे। हाँ हाँ। और यूएस में आई थिंक एप्लीकेशंस के लिए भी फी होता है, हम्म। एंड यूके और यूरोप में नहीं होता है, ओके। एप्लीकेशन फी नहीं होता है। तो आपने आईएलटीएस दिया और हाँ, उसके मैंने, मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपका वहाँ हाँ पीएचडी में हाँ, सिलेक्शन। मेरा फर्स्ट टाइम में ही अच्छा आया था। तो मैं बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए दी थी आईएल्स, बिकॉज एडमिशन मिला, ये श्योर हो गया, एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गए। तो उन लोग बस ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में आईएल्स पूछे। तो मैंने जाके दे दी, पुणे में थी मैं तब, तो उधर जाके दे दी। वो टू टाइप्स के होते हैं। आई मीन, दो तरीके में तुम दे सकते हो, एक तो कंप्यूटर बेस्ड, और एक है वो फिजिकली प्रेजेंट होके जाके देना है। तो तुम जैसे कन्वीनियंट हो वैसे दे सकते हो। उसमें रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, चार टेस्ट होते हैं। हाँ, तो फेलोशिप आपका क्या है हम्म। दीदी वहाँ, और आप जैसे सर के साथ रहते हैं तो आप दोनों मिलके मैनेज करते हैं अपने एक्सपेंस? हाँ हाँ। तो हम दोनों का वो उनका अच्छा कमा लेते हैं कंपेयर टू अ पीएचडी, बिकॉज ही इज इन आईटी फील्ड। फिर मेरा भी मतलब कंपेयर टू इंडिया अच्छा ही है। पर अगर मैं कंपेयर करके बोलूँ तो लाइफस्टाइल सेम ही होगा। ऐसा नहीं है हम्म। कि तुम यहाँ पे बहुत अच्छा कमा रहे हो और इंडिया में उतना नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल सेम ही लगा मुझे। इट्स जस्ट दैट आरओआई ज्यादा है। जैसे मैं बताई, जब कन्वर्ट करेंगे तब इंडिया में तुमको मतलब कन्वर्ट करने से तुमको लगेगा वाह इतना कमा हाँ रहे हैं हम लोग। ज्यादा है, लेकिन यहाँ खर्चा भी हाँ, ज्यादा है। यहाँ खर्चा वही है, सेम ही है। हाँ तो हाँ। ऐसा है। एंड हाँ, दो लोग हैं तो हो जाता है वही। मतलब दो, बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड है। जैसे कि वो मतलब हमारा अकोमोडेशन भी ऐसा है ना कि कपल्स फैमिली है तो उन लोग स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं देते हैं, तो हमको घर लेना पड़ा। सो वी आर इन अ प्रॉपर हाउस, फैमिली जैसा ही ट्रीट करते हैं उन लोग कपल्स को। तो घर लिए। फिर
स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं लिए तो उसका खर्चा फिर टैक्सेस होता है। मुझे तो नहीं होता बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, बट उनका जो है वो आईटी फील्ड में, सो ही कम्स इन वर्क, वर्क पीपल। तो वीसा तो डिपेंडेंट वीसा है, बट उनका काम जो है वो इट्स अबाउ द सैलरी लिमिट, तो टैक्स पे करना पड़ता है। तो जैसे आपने हम्म। बताया दीदी कि आपका एनुअल जो फेलोशिप है 19,000 पाउंड्स है, बोले ना, पर एनम। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक और सो, मुझे आप, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट 19,000 टू 20,000 के हाँ, बीच में ही अराउंड। है पर एनम। हम्म। और अभी जो आप अपार्टमेंट में रहते हो उसका क्या रेंट देते हो? उसका 1,200 पाउंड्स है 1,200 पाउंड पर मंथ। पर मंथ। हम्म। तो बट और ये आपको, है कि ये ब्रिस्टल है इसलिए आई हैव अदर फ्रेंड्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूके, जैसे कि रेडिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। तो सबका ना अलग अलग है। तो मेरा केस थोड़ा अलग है बिकॉज आई हैव माय हस्बैंड विथ मी। बाकी लोगों का मंथली, ब्रिस्टल, जैसे मैं बोली, ब्रिस्टल इज द, लंदन के बाद यही सबसे महंगा सिटी है। तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। पर बाकी जगह में मुझे तो एक दोस्त ये भी बताया था कि 400 पाउंड ही है पर मंथ उसका जो रेंट है, और खाना भी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में मिल जाता है उसको। तो इट ऑल डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स। हाँ, अगर आप तो भी ये, सिंगल रहते तो फिर ये पॉसिबल था, लेकिन आपको फैमिली के नहीं नहीं साथ नहीं रहना नहीं, था। ब्रिस्टल में 400 पाउंड में तुमको नहीं ही मिलेगा। मत ही ऐसा क्या? सोचो। मेरा ठीक है। सुपरवाइजर भी सबसे पहले यही बोले थे मुझे कि ब्रिस्टल इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ। तो ऐसा ही समझो कि मुझे जो भी स्कॉलरशिप मंथली यहाँ मिल रहा है वो यहाँ मैं जी सकती हूँ। आई कैन नॉट लाइक सेव फॉर फ्यूचर, इतना नहीं है। बट या देर इज वर्क लाइफ बैलेंस, दोनों साइड, बोथ साइड्स, देयर आर बोथ साइड्स। तो मैं ये पूछ रहा था दीदी कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का टाइमिंग होता है 10:30, हमारा कॉलेज हम्म स्टार्ट होता है, और 5:30 हम्म वो अपने को वापस जाना रहता है हॉस्टल। तो आपका भी ऐसा कुछ हम्म टाइमिंग होगा? क्योंकि यहाँ के पीएचडी कैंडिडेट जो है, पीएचडी फेलो जो है, वो उनका कोई हम्म। टाइमिंग रहता नहीं। वो सुबह से आ जाते हैं 7-8 बजे से, और फिर शाम हाँ। 7-8 बजे तक लैब में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या हम्म। रहता है? हमारा ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब कोई ऐसा देखेंगे नहीं कि यार आज तुम इतना ही काम किए, कब आए कब हम्म। गए। ऑब्वियसली देर इज अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द वर्क टाइम, 9 to 5:30 या 6, 9 to 6। बाकी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे लैब में, यहाँ पे लैब में रेस्ट्रिक्शंस है एक्चुअली। तो 8 बजे से 5:30 वही, उसी टाइम में तो आईडी कार्ड स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करके तुम अंदर जाके काम कर सकते हो। बट आफ्टर 5:30 वो बंद हो जाता है, यू कैन नॉट एंटर द लैब। तो तुमको एक्स्ट्रा परमिशन लेना पड़ता है, तभी लैब जा सकते हो। और अलग सा ऑफिस है, पर वहां पे लाइक अनलिमिटेड टाइम, तुम जब भी चाहो, सैटरडे संडे, एंड आउट ऑफ वर्क टाइम ऑल्सो, बट नो बडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी देयर। कंप्लीटली इट्स योर विश। अगर तुमको लग रहा है कि यार आई हैव टू वर्क ऑन दिस, तो फ्री विल है। बाकी तो 9 to 5:30 वही टाइम है। जैसे मैं बोली, लैब में तो अलाउड नहीं है। अगर तुमको एक्स्ट्रा टाइम काम करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन पहले ही। हम्म। सबका साइन लो, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर्स, सबका साइन लो, एंड देयर आर रिस्क असेसमेंट्स फॉर ईच ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स। तो तुमको वो रिस्क असेसमेंट्स कंप्लीट करना है। तो सिंस आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, फॉर सर्टेन केमिकल्स देयर आर दिस कार्सिनोजन है अगर, हम्म। तो यू हैव टू फिल अनदर फॉर्म, कॉश फॉर्म बोलते हैं उसको। एंड यू हैव टू क्लियर दैट क्या क्या कॉज करता है, जैसे स्किन इरिटेशन, आई पे कुछ प्रॉब्लम। तो सब हमको पहले वो केमिकल का पूरा हिस्ट्री जानना होगा। एसिड्स भी, एसिड्स, तो वो सब जान के वो रिस्क असेसमेंट तुम फिल करो। उसके बाद सुपरवाइजर अप्रूवल, देन टेक्नीशियन अप्रूवल। तो इट्स अ बिट, at first I felt little frustrated because इंडिया में तो मतलब एसिड से खेल रही थी मैं।
और हाँ। नॉट लाइक खेल रही थी, बट या आई डिडंट हैव दिस मच रेस्ट्रिक्शन, यू नो। हम लोग यूज हम्म। करते थे एंड वी न्यू लाइक वी प्रिकॉशंस लेना ही है ऑब्वियसली, उतना तो नहीं, वो ऑब्वियसली पता जरूरी है है हमको। दीदी। हाँ। तो ऐसे तो यहाँ आके थोड़ा इन लोगों को सब कुछ डिटेल तो थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स ज्यादा लगा मुझे। एंड देन आफ्टर द अप्रूवल यू आर अलाउड, यू विल गेट दिस यू कैन एंटर द लैब, फिर उसके बाद काम कर सकते हो। तो दीदी जैसे आपने बताया कि यहाँ पीएचडी 4 साल में आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आगे हम्म। का आपका क्या प्लान है पीएचडी के बाद? आपको एकेडमिक्स में जाना है, मतलब हम्म। प्रोफेसरशिप में जाना है, या फिर और रिसर्च में आगे कुछ करना है? क्या प्लान है आपका आगे? मेरा प्लान तो यही है कि पैशन है मुझे, लाइक आई लव दिस फील्ड। तो अभी मैं ज्यादा सोची नहीं हूँ, आई एम कीपिंग माई ऑप्शंस वाइड। और एकेडमिया है, इंडस्ट्री है। तो मैं तो ये भी डिसाइड नहीं की हूँ कि मुझे वापस इंडिया जाना है या नहीं। तो ऑल डिपेंड्स। अभी तो पीएचडी पे ही फोकस कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है पीएसडब्ल्यू। सो पीएचडी के बाद मैं 3 इयर्स और रुक सकती हूँ यहाँ, इन द नेम ऑफ फाइंडिंग अ जॉब विथ माई पीएचडी। तो वो एक ऑप्शन है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल टैलेंट वीसा, जीटीवी। तो वो भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ मैं। तो उसमें अगर तुम्हारा सीवी अच्छा है, देन वो वीसा मिल गया तो तुम यू नो वो वीसा लेके, वो वीसा बहुत अच्छा होता है। एंड देन देयर आर लाइक पोस्ट डॉक पोजीशंस। तो हम्म। मैं अभी भी लाइक ओपन रखी हूँ कि क्या करना है, हाँ, बिकॉज ऐसा कुछ सेकेंड कंफर्म ईयर में आपने हूँ अभी। सोचा नहीं, अभी नहीं एक्सप्लोर कर नहीं, रहे हो ऐसे? यहाँ एक्सप्लोर मोड में है और मोस्टली पीएचडी में ही ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बिकॉज अगर तुम्हारा पीएचडी अच्छा नहीं गया तो आगे तुम क्या ही करोगे। हाँ हाँ, तो सही बात दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी कि पीएचडी बहुत ही अच्छा हो, है। सो दैट यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू। दीदी, अब मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ हाँ। हाँ, आप जी। केरल के रहने वाले हो, फिर यहाँ आके आपने पढ़ाई किया, फिर उसके बाद आपने अपना पीएचडी, ये आप अपना पीएचडी यूके में कर रहे हो। तो इस बीच में आपको, हम्म। आपने यूके जाने के लिए खर्चा भी अच्छा खासा किया है। तो इस हम्म। में आपके फैमिली का सपोर्ट क्या था? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? ओके। तो ऑब्वियसली बिना फैमिली सपोर्ट के तो तुम ज्यादा मतलब इतना तो नहीं आ सकते। हाँ। एंड मतलब मेरे घर पे मैं बोलूँ तो माई मॉम वॉज अ पिलर। मतलब मेरे मम्मी बहुत बैकिंग थे मम्मी के, और मोस्टली उनके साथ ही मेरा सब बातचीत होते थे। तो वो एक्चुअली ये हुआ मैं भी उतना स्ट्रांग लड़की नहीं थी। तो जब मुझे ये मेडिकल कॉलेज और फिर रायपुर में एडमिशन मिला तो उन्होंने बोला कि यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। तो फिर मैंने डिसीजन ली, फिर रायपुर आई। तो फर्स्ट डे जब उन्होंने मुझे छोड़ के जा रहे थे, आई क्राइड अ लॉट। मैं बोली मम्मी मुझे इतना दूर नहीं जाना है घर से, मैं आपके साथ आके फिर से ड्रॉप लेती हूँ, नहीं रुकना है मुझे। एंड देन शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। सो उन्होंने मुझे ये बोले कि देखो तुमको मेरिट मेरिट में मिला है ना ये एडमिशन, एंड तुमने चूज की है कि तुमको यही इंटीग्रेटेड एमएससी करना है। तो तुम एक हफ्ता रुक के देखो, फिर उसके बाद अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो हम टीसी ले लेते हैं। तो दैट वाज द वन डायलॉग दैट आई हैंग्ड उसमें ऐसे हैंग करके मैं सोची ठीक है एक हफ्ते रुक के देखती हूँ। फिर उन्होंने वापस चले गए। तो इट वाज वेरी टफ कि इतने स्ट्रेंजर्स के बीच में, मैं केरल से, और मैं हिंदी में भी इतनी अच्छी नहीं थी अभी भी। सॉरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो नहीं नहीं, अभी उस तो टाइम। बहुत ही अच्छा है दीदी। अच्छा, ये मेरे पहले फ्रेंड्स पहले बैचमेट्स नहीं के रहा वजह हो। से है। बिल्कुल भी नहीं, हाँ। मुझे तो ये तक नहीं पता था चलो चलते हैं, ये भी नहीं पता था मुझे। और कपड़े सूखना तो ऐसे बेसिक बेसिक थिंग्स भी नहीं आता था। बट माय स्कूलिंग वाज इन केंद्रीय विद्यालय।
मैंने अच्छा। फर्स्ट से ट्वेल्थ तक केवी में पढ़ी हूँ। तो उसके वजह से आई वॉज नॉट वेरी लाइक, हिंदी ऐसा एलियन लैंग्वेज तो नहीं था मेरे लिए। हाँ बट बिकॉज मैं रोज बात नहीं करती थी, तो हाँ। वो इन्फ्लुएंस ही नहीं था। तो फिर मेरे बैचमेट्स इतने अच्छे, मतलब आई डोंट नो बाकी कोई भी बैच में इतने अच्छे लोग होंगे या आएंगे, या आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगा रहा क्योंकि इतने अच्छे लोग थे। मैं तो बोलूंगी मैं 5 साल वहां पे इसीलिए भी कंप्लीट कर पाई बिकॉज ऑफ माई बैचमेट्स। एंड द पीपल अराउंड यू मैटर्स अ लॉट इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो भले टीचर्स हो, वहाँ के लेक्चरर्स जैसे भानु मैम, स्वाति मैम, और फिर सारे लाइक उस टाइम में जितने भी टीचर्स थे हमारे, बहुत मतलब अच्छे थे। पीपल अराउंड यू जो मैटर्स ना, तो वो मुझे बहुत हेल्प किए हैं। फैमिली, हाँ। तो ऐसे मैं स्टार्ट किए सीबीएस में। तो उसके बाद एक हफ्ता मैं रुकी सीबीएस में, तो उसके बाद तो मस्त, लाइक आई वाज, मतलब अच्छा लगा मुझे एक्चुअली वो हॉस्टल लाइफ, लोग, एंड द वे हर इंस्टीट्यूट वाज वर्किंग, सब मुझे, मैं तो एडजस्ट होना स्टार्ट कर रही थी और मुझे क्लियर विजन था कि मुझे क्या चाहिए। तो वो सब पकड़ के मैं ऐसे आई स्टार्टेड माय जर्नी इन सीबीएस। एंड देन फिर घर से तो वही मैं बीच बीच में जाती थी घर। और मेरे मम्मी, सो शी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो उनके थ्रू मुझे बहुत ऐसा स्ट्रेंथ मिला है कि हाउ टू बी इन अ प्रोफेशनल स्पेस, तो वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है मेरे लाइफ में। और पापा भी। एंड थोड़ा है कंजर्वेटिव है मेरी फैमिली, मैं ऐसा तो नहीं बोलेंगी बहुत, एंड मुझे ऐसा था कि ना, जब ट्वेल्थ के बाद तो मैं इतनी रेबल हो गई कि मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे पता था मैं क्या, व्हाट आई वांट इन लाइफ। तो फिर मैंने प्रोफेशनली भी सीबीएस में मैं बहुत क्लियर थी क्या चाहिए, पर्सनली भी पता, मतलब मैं क्लियर थी, पता नहीं ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट आई वाज क्लियर व्हाट आई वांट इन लाइफ। तो फिर प्रोफेशनली, पर्सनली, एवरीथिंग आई डिड। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि फैमिली इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ व्हाट यू बिकम, ठीक है। ज्यादातर 90% इट्स यू, ठीक है, तुम क्या चाहते हो और तुम कितना एफर्ट डालना चाहते हो। तो मोस्टली मतलब इट्स यू। फैमिली का ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उन लोग का तो ड्यूटी नहीं बोलूंगी मैं, बट या दे दे ऑल्सो सपोर्ट, बट इवन इफ दे डोंट सपोर्ट यू शुड नॉट स्टॉप, वही बोलना बस चाहती हूँ वही मैं। वही वाली लाइन है कि वो जाकिर हम्म। खान एक लाइन बोलते हैं ना कि कोई भी पेरेंट्स अपने हम्म। बच्चे के पैशन को फॉलो ना करे, ऐसा नहीं बोलता, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता। एग्जैक्टली। ये है। एग्जैक्टली। बाकी आप जो करो, बस पेरेंट्स आपको गरीब नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो बोलते हाँ। हैं कि सही रास्ते पर चलो। हाँ वही। और पैसा दीदी का ये भी ना। मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट, मतलब ऑब्वियसली सीबीएस में तो इतना फीस भी नहीं है। तो मेरे साइड से तो, और केवी केंद्रीय विद्यालय में भी फीस कम है, क्वार्टरली 800 कुछ था जब मैं पढ़ाई कर रही थी। तो उनकी साइड से मतलब मनी वाइज भी इतना खर्चा नहीं, मतलब कुछ हुआ है मेरे लिए। आपके आपका हम्म। पीएचडी जर्नी हमने जान लिया दीदी। बेसिकली बोला जाए तो ओके। सीबीएस से पूरा पीएचडी तक का करियर जर्नी जान लिया। अब हमको सीबीएस ओके। की आपकी जर्नी जाननी है कि क्या आपके लिए बहुत खास था, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो अनफॉरगेटेबल है आपके लिए, सीबीएस की मेमोरी वो हम्म। बताइए। अनफॉरगेटेबल मेमोरी तो ये है कि हमारा, आई थिंक कुछ तो साइंस एग्जीबिशन, ऐसा एक 2 दिन में साइंस एग्जीबिशन था। तो ना विश्वास सर, तो उस टाइम में हमारा बायोलॉजी साइकट विश्वास उन्होंने पढ़ाते थे हमको। तो उन्होंने ना हमारे हॉस्टल से बेडशीट्स मंगवाए। तो हम लोग सब अपने बेडशीट्स लाए, फिर वो एक दूसरे से बांध के ऐसे शामियाना बनाए थे। हाँ हाँ, हाँ। और फिर
तो वो बहुत ही अच्छा मेमोरी है। और सब लोग ऐसे अपना कुछ तो वर्किंग मॉडल, फिर ऐसे अलग अलग मॉडल्स, फिर पोस्टर प्रेजेंटेशंस, ये सब था। और फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स बच्चे, टीचर्स एंड बाहर के लोग विजिट करने के लिए आए थे। तो दैट वाज ए गुड मेमोरी। वो एक टीम वर्क जो होता है ना, वो था वहां पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब लोग ना इतने अच्छे लोग थे कि एवरीवन वांटेड द अदर पर्सन टू सक्सीड। मतलब अच्छे, जब बोलते हैं ना, जब अच्छे लोग होते हैं हमारे आसपास, तो सराउंडिंग हम में। भी थोड़ा बहुत, हाँ, ऐसे हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमारे मतलब प्रोफेसर्स भी इतने अच्छे अच्छे, मतलब सपोर्ट किए हैं। इवन जब मैं आई थी यहाँ पे, तो भानु मैम ने मुझे रेफरेंस लेटर दिए हैं व्हेन आई वाज अप्लाइंग। तो वो, मतलब सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो है सीबीएस में, वो एक इतना अच्छा चीज है सीबीएस में। दैट्स लाइक पावर, एक पावर है कि स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकते हैं। तो मोर सीबीएस देन में द ये तो है सिलेबस और दीदी। क्लासेस। और बॉन्डिंग हाँ। जो रहता है टीचर्स और हम्म। बच्चों के बीच, स्कूल में वैसा रहता है, ऐसा टाइप का यहाँ रहता है। बल्कि दूसरे कॉलेजेस में एग्जैक्टली। देखा जाए तो ऐसा नहीं रहता। हाँ, थोड़ा अलग रहता है कि हाँ, एक बाउंड्री होते हैं। बाउंड्री। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तुम कुछ भी बात कर सकते हो। तो हाँ, यू विल बी लाइक हैप्पी। और जब तुम अंदर से खुश रहते हो ना, तो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है। तो दैट्स अ लाइक गुड थिंग अबाउट सीबीएस। और जैसे दीदी मैं और बोली, आप। बैचमेट्स तो बहुत ही अच्छे थे। और सब लोग, तुम देखा जाए ना, तो मेरे बैच में सब लोग अपना अपना कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लाइक हाँ। एवरीवन हैड दिस फायर इन देम। तो सब लोग अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इस ये कोर्स के बाद पीएचडी कर रहे हैं तभी सक्सेसफुल है। ये भी मैटर करता है ना कि तुम वो कर रहे जिससे तुमको सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड वो भी मिल रहा है, कि तुम सेटिस्फाइड हो लाइफ से। तो ऐसे देखा जाए तो सब अपने अपने में बहुत सही कर रहे हैं। तो ये भी एक मतलब हैप्पीनेस है। ऐसे बैचमेट्स, अच्छा लगता है बहुत। और अभी भी हम कांटेक्ट में भी है, 4 साल हाँ, बाद। अभी 4 साल हो गया हम लोग को निकल के। उसके बावजूद भी कल ही मेरा रूममेट्स के साथ बात हुआ एक्चुअली। मेरे रूममेट्स है आयुषी और कुसुम। तो दोनों के हाँ। साथ मेरा बात कल ही हुआ है। तो अभी भी हम लोग का वो बॉन्डिंग है, सबके साथ है। मतलब मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, हम लोग अभी भी वो बॉन्डिंग, आई एम श्योर इट्स बना फॉर के लाइफ रख रहे हैं। टाइम। हाँ यस, हाँ। सर। सब अभी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है अभी भी। वो तो बहुत मतलब किस्मत की बात होता है ऐसे लोग मिलना। ऐसे दोस्त मिल रहे हैं, सही बात। ये आप हम्म। जूनियर्स को, मतलब हम लोगों को, सबको, चाहे हम्म। फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे फिफ्थ ईयर वाले हो, पूरे 5 साल के जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना हम्म। चाहेंगे एज अ करियर गाइडेंस, कि क्या उनको करना चाहिए, हम्म। अभी क्या अवॉइड करना चाहिए? ओके। पहली बात तो मुझे तुमको एक बहुत बड़ा सा लाइक थैंक्स बोलूंगी मैं, बिकॉज यू स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। क्योंकि ना मुझे थैंक यू आपको। बहुत मैसेजेस आते हैं, नहीं मैं सच में बता रही हूँ, कि लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में। तो मेरे मतलब हमारे जो सीबीएस के जूनियर्स है, वो कैसे भी कांटेक्ट कहीं से भी जुगाड़ करके मैसेज करते हैं, दीदी आप मतलब गाइडेंस के लिए। तो थैंक यू तुमको कि तुमने ये कर रहा है, तुम ये कर रहा है। हाँ, तो गाइडेंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट कि क्या क्या नहीं चाहते हो तुम। जैसे मैं ना, अगर मेरे बैचमेट्स का ही एक्सपीरियंसेस बोलूँ, तो हमारे बैच में लोग क्लियर थे कि पीएचडी करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो सिर्फ पीएचडी नहीं होता है, मेरे बैच में तो एमबीए किए हैं लोग, एमबीए के लिए गए हैं, इवन आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये बस ये है कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, और फिर बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है। फिर एक बार वो हो गया, क्लियर हो गया, देन फिर उसका नेक्स्ट स्टेप सोचो।
लाइक इफ यू वांट टू डू पीएचडी, क्योंकि ना जब इधर भी जब मैं मिलती हूँ लोगों से, द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज आर यू फ्रॉम आईआईटी, यू नो, आईआईटी से हो, आईसीएस से हो। देन आई एक्सप्लेन टू देम, नहीं ऐसा इंस्टीट्यूट से है। बट दैट डजेंट मेक यू एनी लेस देन अदर पीपल। ये बात तुमको समझना बहुत जरूरी है कि तुम अगर कुछ चाहोगे पूरे दिल से, क्या बोलते हैं कि सारे तो पूरी कायनात कायनात मिलाने में जुट जाती है, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली exactly, वो जो हाँ, है वो सच है, मैं बता रही हूँ एटलीस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो बात मतलब वो तुम ट्रस्ट करो उस पे, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट तुम्हारे, मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो मैंने क्या कि जब मुझे लगा कि ओके इट्स नॉट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, हाई रैंक, तो मुझे समझ में आया कि कंपटीशन भी ज्यादा है, तो आई हैव टू बी एक्सेप्शनल कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो मैंने फोकस की इंटर्नशिप्स पे। ठीक है, इंटर्नशिप्स पे, एंड दो रूट्स था, एक था आईआईटी जैम और एक है इंटर्नशिप्स। And then I applied through Indian Academy of Sciences. I used to email different professors from different fields. Materials chemistry था मेरा like interest. So मैंने ऐसे लिस्ट बनाई प्रोफेसर्स का फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया। फिर उनको मैं ईमेल करती थी एंड आईएएस के थ्रू इंटर्नशिप्स अप्लाई करती थी। एंड देन लकीली आई गॉट टू इंटर्नशिप्स। ये जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स को ये इंटर्नशिप्स मिले, है ना। तो फिर प्रैक्टिकली तुमको सोचना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। देन आफ्टर दैट गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने तो इंटर्नशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस, लैब एक्सपीरियंसेस एंड पेपर पब्लिश करना है, वो सब पे फोकस करके गई। एंड देन तो जो लोग नहीं कर पाते, तो यू हैव टू फाइंड अनदर रूट, है ना। कि इफ यू फील लाइक यार साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, इट्स नॉट टू लेट। मैं बता रही हूँ इट्स नॉट टू लेट, बिकॉज हमारे बैच में मास्टर्स के बाद भी एमबीए किए हैं लोग। ऐसा नहीं है कि बैचलर्स के बाद गए हैं, ठीक है। मास्टर्स इन बायोलॉजी करके भी दे हैव शिफ्टेड। नाम लेना है तो आकांक्षा साहू, एंड देन आयुषी मेरे जो रूममेट है, वो भी मतलब वो राहुल है। केमिस्ट्री में थी। हाँ, वो केमिस्ट्री में थी, फिर भी वो एमबीए कर रही है। अभी शी इज वेल सेटल्ड इन नागपुर, बोथ आर डूइंग जॉब्स। ठीक है, एक तो मुंबई में काम कर रही है और एक नागपुर में कर रही है। तो एवरी वन आर लाइक एक्सेलिंग इन द फील्ड इन विच दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, सो इट्स लाइक वेरी क्रूशियल। ऐसा सिर्फ मस्ती मत करो, मस्ती करो ऑफ कोर्स, कॉलेज में ही मस्ती कर सकते हैं क्योंकि तो पेयर ग्रुप्स के बीच में होते हो, तो दैट्स द राइट टाइम। पर साथ साथ सीरियस भी रहो, है ना। सो बैलेंस दोनों रखो सब। बैलेंस करके जाओ। एग्जैक्टली exactly. नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट करके क्या फायदा। तो तभी तो अच्छा दोस्ती होगा वो। नहीं तो मस्ती तो किसी के भी साथ तुम कर सकते हो, है ना। तो लाइक बैलेंस द सीरियसनेस एंड ऑल्सो द मस्ती इन ड्यूरिंग दिस कॉलेज लाइफ। फिर उसके बाद वही, उसके बाद तुमको एक ट्रैक मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो शॉर्टकट्स, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड। मैं बता रही हूँ, मतलब टाइम दो। लाइक देर इज नो अदर वे टू रीच वेर यू वांट। ऐसे तुम ऐसे बैठे रहो, सीरीज देखो, मूवीज देखो, घूमने जाओ, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पास। तुमको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, यू नो लाइक मस्ती करो फ्रेंड्स के साथ, साथ साथ हर रोज, एटलीस्ट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, क्योंकि 5 साल है तुम्हारे पास। या ऐसा नहीं है कि बाकी स्टूडेंट्स के तरह बैचलर्स के बाद तुमको सोचना है अरे मास्टर्स के लिए कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी मैं। यू आर सिक्योर्ड 5 इयर्स के लिए, तुम सिक्योर्ड हो और बहुत अच्छा डिग्री मिल रहा है तुमको, ऑनर्स, बैचलर्स मास्टर्स ऑनर्स में। एंड तो पॉजिटिव सोचो। एंड देन हमारे ह्यूमन माइंड का ये लाइक नॉर्मल थिंग होता है कि नेगेटिविटी के, हम ज्यादा लाइक नेगेटिव सोचते हैं, लाइक क्या अट्रैक्ट्स हमको नहीं नेगेटिविटी मिल रहा है वही मोर, चीज ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, लाइक सब लोग, जो लोग आईआईटी में पढ़ रहे हैं और जो लोग सिर्फ एकदम स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, मेरे वजह से कंप्लीटली पर्सनल और इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि तुम जिंदगी में कहाँ पहुंचोगे।
एंड देर आर ओनली लाइक टू टाइप्स ऑफ पीपल, गुड पीपल, बैड पीपल। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि यू नो द टैग टैग ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो आईआईटी में पढ़ के बीच में रोक दिए हैं स्टडीज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर। तो तुम सोचो सीबीएस कितना चिल है और कितने अच्छे लोग हैं। तो मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, जैसे मैं बोली, जब हैप्पी रहोगे तुम, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ये तो मैं लिख के दे रही हूँ। सो यू नो, थिंक पॉजिटिवली। फिर क्लियर हो जाओ। जब तक तुम, इट्स ओके इफ इट्स यू नो एमएससी के बाद भी तुमको नहीं पता क्या करना है, इट्स ओके। मतलब रिलैक्स होके सोचो क्या करना है और फिर एक साल ड्रॉप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में तुम जहां पहुंचोगे वो मैटर करता है। ये थोड़ी मैटर, कोई नहीं आके पूछोगे तुमसे कि कितने एज के हो। नहीं, व्हाट मैटर्स इज वेर यू रीच, है ना। तो आसपास पे लोग, आसपास लाइक यू नो फैमिली विल बी प्राउड, फ्रेंड्स विल बी प्राउड। तो भरोसा रखो, विश्वास रखो एंड बी क्लियर अबाउट यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। एंड फिर मोस्टली लोग मुझे वही पूछते हैं कि बाहर कैसे अप्लाई करना है। उन लोग को आई थिंक वही जानना रहता है। हाँ, तो दो वेबसाइट्स के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। एक है findapphd.com, जो लोग नहीं जानते हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू पीएचडी। एंड सेकंड वन। और तुम ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो लाइक हाँ हाँ, यूट्यूब में। वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा दीदी। और एक scholarshipdb.net ऐसा। ये दोनों बहुत अच्छा वेबसाइट है। मैंने तो उसके यहाँ थ्रू ही ये प्रोफेसर्स ओपनिंग ली मिलेंगे। थी। हाँ। यहाँ पे ना उन लोग वो प्रोजेक्ट का नाम लिखेगा, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, देन द नेम ऑफ द सुपरवाइजर, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, और स्कॉलरशिप उसमें लिखा रहेगा सेल्फ फंडेड है, ओनली फॉर होम स्टूडेंट्स। होम स्टूडेंट्स मीन सिर्फ वो कंट्री के सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ऑप्शन है ना। वहाँ दिया है। वहां दिया रहेगा तो उसी से तुम चूज कर लो। और अगर तुम बैचलर से ही वो ये सब देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कौन सी फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होता है। तो तुम तभी से इंटर्नशिप्स और तुम्हारा इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में तुम करोगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन रहेगा जब अप्लाई करोगे तो आई सेंड यू द लिंक, वो दो वेबसाइट्स का। हम्म। तो अगर आपसे और कोई क्वेश्चंस होगा जूनियर्स को या किसी भी और को, तो मैं हम्म। आपका लिंक्डइन आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा दीदी। हाँ तो हाँ श्योर। जरूर आपसे कनेक्ट होंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ श्योर, प्लीज। मतलब तुम अगर कुछ भी जानना है तो अगर मैं जानती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैं भी चाहती हूँ सब अच्छे अच्छे पोजीशंस में पहुंचो और यू नो कांटेक्ट बने रहे और सीबीएस का नाम रोशन हो। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। वंस अगेन थैंक यू सो मच दीदी फॉर शेयरिंग योर इंटायर जर्नी। और अरे डेफिनेटली ये वेलकम। हमारे लिए और पूरे सीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो आपने गाइडेंस दिया हमें।